Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 13, continuation of laws of motion chapter. Today we are going to discuss about new topic that is friction. So अगर हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो फ्रिक्शन के लिए पहले हमें एक ऑब्जेक्ट इमेजिन करना पड़ेगा जो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है. So we have considered this is the surface and on the surface or at the surface you keep an object. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया. एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया? सिंपल सा कंडीशन इसका ये है कि आप क्या करते हो, इस ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हो. तो दिस इज कॉल्ड एज एफ अप्लाइड. सो फ्रिक्शन आपको तभी समझ में आएगा या तभी आपको फ्रिक्शन का पता चलता है जब आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो. तो दिस इज द अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो अब प्रॉब्लम क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट ना मूव नहीं करना चाहता है, बट अकॉर्डिंग टू यू अप्लाइंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स, बट फिर भी ऑब्जेक्ट के ना मोशन में कोई इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देता है. मतलब ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एट ऑल. इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट हो रहा होगा जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन एक्ट हो रहा होगा. तो ये क्या बोलते हैं कि ना अगर ऐसे कंडीशन में आपको एक चीज पे फोकस करने की जरूरत है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस जिसपे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. तो ये जो होता है ना, ये कॉन्टेक्ट है ना. तो ये क्या होता है, ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. तो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट होने की वजह से एक नया फोर्स आता है, फ्रिक्शन अकर्स. जो फ्रिक्शन होता है ना वो कंसिडरेशन में आता है. तो फ्रिक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है? फ्रिक्शन क्या करता है, ऑपोजिट द रिलेटिव मोशन. फ्रिक्शन अकर्स और वो फ्रिक्शन क्या करेगा, ऑपोजिट द रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट है उसके रिलेटिव मोशन को ऑपोज करेगा. तो अब वो कैसे ऑपोज करेगा, तो वो जो है वो एक्ट करेगा यहां पे. ठीक है, ये यहां पे एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में. तो ये होगा आपका फ्रिक्शन. और ये फ्रिक्शन एक्ट कहां पे होगा, इट विल एक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना. तो ये एक्ट कहां पे होता है, एक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. एक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे ही फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, एक्ट होगा. अगर मान लो कोई पॉइंट कांटेक्ट में है नहीं तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं होगा. अब एक और पॉइंट ये होता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना वो बेसिकली जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा आपको फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मिलेगी. उस पॉइंट पे हम आ जाएंगे. तो बट अभी आपको ये समझना है कि अप्लाइड फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं वो एक्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. तो अगर आप ऑब्जेक्ट को राइट में मूव करना चाहते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट में लगेगा, और अगर आप उसको लेफ्ट में मूव करना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स राइट में लगेगा. बट वो कहां पे लगेगा, एट अ पोजिशन वेयर दे आर इन कॉन्टैक्ट. या वो जो ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के कांटेक्ट होगा उस सरफेस के बीच में उस ऑब्जेक्ट के बीच क्या करेगा, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा. तो ये भी ना एक्शन और रिएक्शन फोर्स की तरह ही होता है. ये भी एग्जिस्ट होगा इन फॉर्म ऑफ पेयर. मतलब अगर ना ये फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा इसके ऊपर, तो रिलेटिवली जो ग्राउंड है वो तो स्टेशनरी होगा, आपको उतना इफेक्ट दिखेगा नहीं. लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आप इफेक्ट को बहुत अच्छे से देख सकते हो. फ्रिक्शनल फोर्स किस तरह से उसके ऊपर इफेक्ट दिखा रहा है. तो अब अगर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना, ये जो होता है इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के. अगर हम आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा. तो ये क्या बोल रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स के टर्म में अगर आप जाते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स का किस तरह से कॉन्टैक्ट फोर्स से रिलेशन है उसको हम देख लेते हैं. आपने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को आपने किसी एक सरफेस पे रख दिया. अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं और या इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट ना रेस्ट पे है. अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे क्यों होगा, तो इसके ना दो रीजन हमें समझ में आता है. या तो ये कांटेक्ट में आने की वजह से दो फोर्सेस कंसीडरेशन में आते हैं ना, ड्यू टू कांटेक्ट. तो यहां पे मेरा ना जो टास्क है मैंने क्या लिखा, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स लिख दिया मैंने, कांटेक्ट फोर्स. और कांटेक्ट फोर्स को मैंने अभी नोटेशन कैपिटल एफ ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये कांटेक्ट फोर्स ना किस वजह से आता है वो पहले देख लेते हैं. तो एक तो हो गया कि देखो कांटेक्ट में आने की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन कंसीडरेशन में आता है, नॉर्मल रिएक्शन. तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन जो एक्ट होगा वो होगा एक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में. अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कैसे कंसीडरेशन में आता है वो पॉइंट को भी हम देख लेते हैं. तो जैसे कि अभी आप इमेजिन करो कि अगर मैंने ना ये डस्टर को आप इमेजिन कर लो, ये डस्टर को मैं यहां से रिलीज करता हूं, इट विल गो डाउनवर्ड. ठीक है, तो बहुत ज्यादा डाउन चला गया. ठीक है, सो इट विल गो डाउनवर्ड. ठीक है, सो ये क्या होता है, इट इज मूविंग. ये अप टू व्हाट एक्सटेंट इट विल मूव, जब तक उसको ना कोई सपोर्ट नहीं मिलता, टिल द टाइम इट इज नॉट गेटिंग द बेस. जैसे उसको बेस मिलेगा ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टेशनरी हो जाएगा. तो जब उसको बेस मिलता है मतलब इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद सम ऑब्जेक्ट, वो कांटेक्ट में आने की वजह से उसको नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है, मिल रहा है. तो द सरफेस ना जिसके कांटेक्ट में आएगा वो उसको क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगा. तो जो उसका वेट होगा उसके
अकॉर्डिंगली या उसके इक्विवेलेंट वो क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शंस को ऑफर करेगा। सो नॉर्मल रिएक्शन इज बिकॉज ऑफ कांटेक्ट। तो पहला पॉइंट होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर कांटेक्ट नहीं होता तो नॉर्मल रिएक्शन कंसिडरेशन में नहीं आता। दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। तो मान लो मैंने अप्लाई फोर्स राइट में लगा था, फ्रिक्शनल फोर्स आप लेफ्ट में ड्रॉ करो राइट में ड्रॉ करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चलो हमने राइट लेफ्ट में ड्रॉ कर लिया। तो ये है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो गया एफ की वैल्यू। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर ये दोनों ना कांटेक्ट की वजह से, एक तो आपको नॉर्मल रिएक्शन मिला, दूसरा कांटेक्ट की वजह से आपको फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहा है, तो जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है वो कहां पे मिलेगा, तो रिजल्टेंट जो कांटेक्ट फोर्स है वो मिलेगा आपको इन बिटवीन। आपको रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स मिलेगा यहां पे। तो ये होगा कैपिटल एफ, ये कैपिटल एफ क्या होगा, ये होगा रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। समझ में आ रही बात। तो यानी तो आप इसको कांटेक्ट फोर्स ले लो, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ले लो, जैसे मिलेगा, या कांटेक्ट फोर्स ही कंसीडर कर लो, ठीक है। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स होता है ना, कांटेक्ट फोर्स, ये कांटेक्ट फोर्स में कैसे आप रिलेट करोगे, तो कांटेक्ट फोर्स के तो दो कंपोनेंट होते हैं। सो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो अभी देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये क्या, इसको परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है, तो नॉर्मल इज नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन है। सो नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल और यू कैन से परपेंडिकुलर। तो आप बता दो कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स क्या है, वो नॉर्मल है, इट इज नॉर्मल और परपेंडिकुलर। सो आपने क्या लिखा यहां पे, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट सरफेस। जो उसको नॉर्मल है उसको परपेंडिकुलर है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है उसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन, वह नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है कांटेक्ट फोर्स का। कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन वो क्या होगा, सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या होगा, तो दूसरा कंपोनेंट वो पैरेलल है। सेकंड कंपोनेंट क्या है, पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस, पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट सरफेस को पैरेलल है तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, जो कांटेक्ट सरफेस को पैरेलल है वो क्या होगा, फ्रिक्शन हो गया। इज दैट क्लियर। तो एक हिसाब आपको समझना ये है कि जो फ्रिक्शन होता है नॉर्मल रिएक्शन, ये कांटेक्ट फोर्स होते हैं, बट जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो कांटेक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कांटेक्ट फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट होता है, ठीक है। और किसको पैरेलल, उसको परपेंडिकुलर होगा टू द कांटेक्ट सरफेस, जो सरफेस है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब हमें क्या कंसीडर करना है, अब हम फोकस करते हैं फ्रिक्शन के ऊपर। तो जो फ्रिक्शन है ना वो कितने टाइप का होता है, तो वैसे फ्रिक्शन में तो हम बहुत सारे टाइप कंसीडर कर सकते हैं, लाइक ना एक होता है स्टैटिक होता है, फिर काइनेटिक होता है, रोलिंग वगैरह। तो लेकिन हमारा अभी जो मेन जो टास्क है हमारा वो ये स्टैटिक और काइनेटिक है। वैसे जो हमने जो लास्ट टॉपिक किया था कांटेक्ट फोर्स, उसमें हमने देखा था ये फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये सारी चीजें ना कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो ना बॉडी का वेट बहुत ज्यादा है, वेट बहुत ज्यादा है ना, समझो मान लो कि बॉडी का वेट बहुत ज्यादा है ना, तो इट्स वेरी हाई, तो जो नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड होगा ना वो भी क्या होगा, बहुत हाई होगा। मतलब द चांसेस ऑफ मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी वेरी लेस। अब सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है उसको आपको मूव करना है, तो अगर ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो तो क्या होता है, फ्रिक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं वेट के टर्म में। मतलब वेट जितना ज्यादा होगा उतना डिफिकल्टी होगा हमको उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, मींस नॉर्मल रिएक्शन इज वेरी हाई। एक हिसाब से अगर देखें तो वेट इज मोर मीन नॉर्मल रिएक्शन इज वेरी हाई। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर ना ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन विद द फ्रॉम द सरफेस, तो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट के मूव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होने से ना कांटेक्ट जो सरफेस में बढ़ जाता है, इससे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इसके हिसाब से अगर आप जाते हो तो जो फ्रिक्शन है ना वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आपको कांस्टेंट मिलेगा म्यू और दिस इज व्हाट N। तो जहां पे F क्या होगा, F इज फ्रिक्शन, क्लियर। और जो N है, N को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे, N इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन। ये जनरल फॉर्मूला है बेसिकली। अब ये जो म्यू है, म्यू को हम बोलेंगे कांस्टेंट है, किसका, फ्रिक्शन का है। तो ये होगा कोएफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है या फ्रिक्शन का कांस्टेंट है। तो अब ना जब हम फ्रिक्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं तो फ्रिक्शन में हमें ना दो चीजें मिलती हैं, तो एक मिलता है हमको स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा मिलता है काइनेटिक फ्रिक्शन। वैसे और भी फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह भी आएगा, बट हम ना इन्हीं दो पे फोकस करते हैं। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, जो दूसरा हो गया वो हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके अंदर से ना आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी,
काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सो अगर आप मान लेते हो स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया था F सबस्क्रिप्ट S से, काइनेटिक फ्रिक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया था F सबस्क्रिप्ट K से, ठीक है। तो अब एक और चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जनरली होता क्या है कि ना, अगर आपने ये ऑब्जेक्ट लिया है ना, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट और ये उसका सरफेस है, क्लियर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपको तब तक नहीं पता चलता है जब तक कि ना आप ना ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। तो जैसा हो सकता है ना, फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जेक्ट को ना फोर्स अप्लाई किया, ऑन द स्पॉट ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर गया, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन का अमाउंट वाज ऑलमोस्ट जीरो, पहले तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था एंड देयर वाज नो फ्रिक्शन। आपने क्या किया, बॉडी को फोर्स अप्लाई किया, जितना भी फोर्स आपने अप्लाई किया पूरा का पूरा फोर्स बॉडी ने क्या किया, गेन कर लिया, उस फोर्स के हिसाब से बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा। बट बाद में क्या पता चलता है कि अगर दूसरे सिनेरियो में लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उस पर आपने फोर्स लगाया, आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा, 2 न्यूटन फोर्स आपने लगाया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा, 3 न्यूटन फोर्स आपने लगा दिया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा, 4 न्यूटन फोर्स लगा दिया आपने, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा। मतलब जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके साथ आप डिटरमाइन करते जाते हो कि हाँ फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन है, मतलब 4 तक अप्लाई किया 4 न्यूटन है, 5 आपने अप्लाई किया बॉडी मूव नहीं करा है, मतलब अच्छा फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन है, आपने 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो कितना 6 न्यूटन है। मतलब जितना ज्यादा आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे हो उसके हिसाब से आपको पता चला कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट होगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट होता है जब ना बॉडी रेस्ट पे होता है, तो बॉडी एट रेस्ट, तो बॉडी जब रेस्ट पे होगा तब स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट होता है, सो बॉडी इन स्टेडी मोशन, सो बॉडी इन स्टेडी मोशन, ठीक है। जब बॉडी ना कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको काइनेटिक फ्रिक्शन मिलेगा। अब ये जो होता है ना, ये जो वैल्यू होता है ना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये वेरिएबल होता है। आपको कैसे पता है ये वेरिएबल होता है, क्योंकि जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलता ना। लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन ये क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट होता है। तो एक बार जो भी है ना, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जो सरफेस है, तो उनका जो कांटेक्ट फॉर्मेशन है, और एक बार ऑब्जेक्ट मोशन में सेट हो जाएगा तो जो म्यू की वैल्यू, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू फिक्स हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि चलो ठीक है मैं काइनेटिक के लिए डिराइव कर लेता हूं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होगा कि मान लो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन पे एक हिसाब से देखें डायरेक्टली ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो ये नॉर्मल डायरेक्शन है, आपको डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है, ये क्या होगा आपका, ये फ्रिक्शन होगा। बट ये कौन सा फ्रिक्शन है, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी इज सेट इनटू मोशन, है ना। तो आपको यहां लिखना है क्या, बॉडी इज सेट इनटू मोशन, बॉडी को हमने मोशन में सेट कर दिया। तो जब बॉडी मोशन में सेट हो गया है तो उस टाइम पे कॉन्स्टेंटली बॉडी कोई ना कोई फ्रिक्शन एक्सपीरियंस कर रहा होगा, वो फ्रिक्शन को बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। बट ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी अगर ये नॉर्मल डायरेक्शन ज्यादा होगा। तो मान लो किस केस में ना आपको बॉडी को मूव करना डिफिकल्टी होगी, तो जब अगर बॉडी हैवी है, बॉडी हैवी है तो मतलब सिंपल सी बात है ना, वेट ज्यादा है तो नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वेट ज्यादा होने से नॉर्मल डायरेक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मूव बॉडी। तो बॉडी मूव नहीं हो रहा है, मतलब हो सकता है ना कि ड्यू टू डीप कॉन्टैक्ट, वेट ज्यादा होने से इट इज फॉर्मिंग अ डीप कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, सरफेस से डीप कॉन्टैक्ट इसके लिए क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा या फ्रिक्शन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉडी इज इन अ मोशन, उसके लिए कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मल डायरेक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज करो कि छोटा सा ऑब्जेक्ट है, आप सपोज करो ना, आप इमेजिन करो कि अगर आप एक बाइसिकल को ड्राइव करके लेके जा रहे हो, है ना, बाइसिकल को या बाइसिकल का छोटा कोई एक ना, इमेजिन करो कि एक छोटा सा चेयर है उसको आप मूव कर रहे हो, और एक ना आप सपोज करो कि ना बड़ा कबर्ड है उसको आप मूव कर रहे हो। तो दोनों में किसमें ज्यादा डिफिकल्टी होगी, दोनों मूव कर रहे हैं बट दोनों के केस में हो सकता है ना जो अमाउंट ऑफ ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो अगर आप उस हिसाब से डिस्कस करना चाहते हो तो क्या होता है कि उसका नॉर्मल रिएक्शन पहले दूसरे केस में ज्यादा होगा, कबर्ड में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, उसका वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा है तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, उसको मूव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन जो आप एक्सपीरियंस करोगे वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बोल रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, नॉर्मल रिएक्शन पर। अब बोल रहे हैं अब इसको जब हम इक्वेट करेंगे ना तो आपको कांस्टेंट मिलेगा, कौन सा कांस्टेंट मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये होगा म्यू के इंटू क्या होगा, ये एन हो गया। तो जहां पे हम म्यू के को क्या कंसीडर करेंगे, ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये होगा कोएफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन,
ठीक है। सो आपको ना काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला मिल गया। स्टैटिक फ्रिक्शन का हम देख लेते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की स्टोरी थोड़ी सी ना डिफरेंट है। ये बोल रहे हैं इसको आप ग्राफिकली समझोगे ना तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या स्टोरी है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है विच इज एट रेस्ट, है ना, और वो ऑब्जेक्ट ना रेस्ट पे ही है। तो चलो ठीक है, ये वाला पार्ट मैं रब कर देता हूं। काइनेटिक फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया रहेगा। अब हमने यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ किया, डायग्राम तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दैट्स बेटर। तो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, एक और पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ना कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होगा, कम होगा। ये पॉइंट आपको एक और चीज है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। बट कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन से, वो पॉइंट पे हमें थोड़ा सा इम्फेसाइज करने की जरूरत है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि चलो ठीक है, आपने यहां पे ले लिया, ये पॉइंट हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन ले लिया आपने, दिस इज व्हाट स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहां पे क्या हो गया, दिस इज व्हाट अप्लाइड फोर्स, या आपने फोर्स यहां पे अप्लाई कर दिया, दिस इज व्हाट अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया ना, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मूव नहीं हुआ, तो आपको पता चला कि अच्छा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, 1 न्यूटन है। करेक्ट, आपने बॉडी को 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया मूव करने के लिए, अभी वो ऑब्जेक्ट नहीं मूव हो रहा है, तो आपको पता चला ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के पास ना 2 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर हो रहा है। फिर आपने क्या किया, 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, 3 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई किया, तो 3 न्यूटन फोर्स का तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 3 न्यूटन, मतलब ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं मूव हुआ, तो आपको पता चला चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट ना इसका स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 3 न्यूटन है। तो यू कैन सी जो अप्लाइड फोर्स है और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस पॉइंट को आप देख लो। तो एक पॉइंट हो गया ना कि अब ये पॉइंट में जैसे ना 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो ये मुझे पता था फ्रिक्शन फोर्स का ना 4 न्यूटन है। अब क्या होता है, जैसे ना 4 न्यूटन से ऊपर जाता हूं, बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये पॉइंट तक क्या होता है ना, दिस पॉइंट तक, टिल दिस पॉइंट तक ये ना स्ट्रेट लाइन बना रहा है आपको, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या हो गया, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है और जो अप्लाइड फोर्स है दैट दिस टू विल बी व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये पॉइंट तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे क्या होगा, ये पॉइंट पे क्या है ना, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपने इस एक्सिस पे ले लिया, ये क्या हो गया, ये है यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। समझ में आ रहा है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, इसके लिए एक और नाम होता है, वो नाम क्या होगा, उसको आप बोलते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आप बोल सकते हो। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का ना नोटेशन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप एफ एल करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हो गया एफ एस मैक्स, मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू वो कंसीडर करो, या लिमिटिंग फ्रिक्शन में इमेजिन करो। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसके बाद ना ये बॉडी फ्रिक्शन उस लेवल पे ऑफर नहीं करेगा, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये लिमिट हो गया बॉडी के रेस्ट का। लिमिटिंग फ्रिक्शन इसलिए हो गया कि बॉडी के रेस्ट पे रहने का ये लिमिट हो गया। तो यहां पे इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे क्या होगा, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन पे बॉडी विल जस्ट मूव, ठीक है, बॉडी जस्ट मूव होगा। तो ये क्या बोले, जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होता है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगा, कम होगा। समझ आ रहा है, हो सकता है ना काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, हो सकता है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ही स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो, बट लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होगा, कम होगा, या लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा उससे क्या होगा, कम होगा, या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होगा, कम होगा। तो आई एम गोइंग टू यूज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और आई एम गोइंग टू यूज द टर्म लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा, सेम होगा। तो अब ये पॉइंट यहां पे आ गया, बॉडी विल जस्ट मूव, अब बॉडी यहां पे जस्ट मूव करेगा। तो जब बॉडी जस्ट मूव करने वाला है तो क्या होगा, बॉडी जैसे मूव करेगा तो क्या होगा, उसका फ्रिक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, इट्स फ्रिक्शन विल डिक्रीज, बॉडी का फ्रिक्शन डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने के बाद क्या होता है, बॉडी विल स्टार्ट, या ये एक्चुअल में ऐसे होता है, ये थोड़ा सा ऐसे शार्प का होगा, फिर ऐसे सडनली ऐसे इस तरीके से बनेगा, बराबर ना। ये हो गया आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये पॉइंट के बाद आपका फ्रिक्शन डिक्रीज होगा, फिर बाद में फ्रिक्शन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है मोशन को। तो जैसा मैंने यहां बताया कि बॉडी इन स्टेडी मोशन, और जो कांस्टेंट होता है, क्या कांस्टेंट होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब यहां पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगा है वो क्या है, कांस्टेंट, तो एफ के ये कांस्टेंट है। तो एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, ये वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है, पैरेलल है। फिर आप कितना भी फोर्स अप्लाई करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि ना एक बार ऑब्जेक्ट और सरफेस का नेचर डिसाइड हो गया है, तो और
ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलरेडी डिसाइड हो गई, फिर उसके बाद कोई वेरिएशन नहीं होगा। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसमें अगर आपको लिखना होगा पर्टिकुलर यहाँ पे एफ एस और दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे ना मैं एक और डेरिवेशन करके लेता हूं। तो ये बोल रहा है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, और ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो देखो अब समझने वाली बात ये है कि अगर आप मान लो यहां पे जैसे अभी इन्होंने कंसिडर किया कि यही ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का 4 न्यूटन फोर्स में मूव करना स्टार्ट कर गया, तो ये ऑब्जेक्ट का मास अगर आप इमेजिन करो उस टाइम पे 10 केजी था, लाइक ना, किसी 10 केजी ऑब्जेक्ट को इन्होंने क्या किया, 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, है ना, ये यहां का अजम्पशन के लिए ले लो, ये जो पॉइंट पे 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, दिस ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग। एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया, वैसे 4 न्यूटन इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ फोर्स, तो अगर 4 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई कर दिया, ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना स्टार्ट कर गया, तो अब बोल रहे हैं ना कि वी डोंट वांट द ऑब्जेक्ट टू मूव एट 4 न्यूटन फोर्स, मतलब हम चाहते हैं कि उसका फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो, तो क्या करना है, इस बॉडी का वेट आप बढ़ा दो। अब 10 केजी के आपने क्या कर दिया, उसको 15 केजी कर दिया, तो जब 15 केजी कर दोगे तो क्या होगा, उसका वेट बढ़ जाएगा, है ना, उसका mg का वैल्यू होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, mg का वैल्यू इंक्रीज होगा तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो हो सकता है कि जो बॉडी ना 4 न्यूटन फोर्स पे मूव करना स्टार्ट कर गया था, अब वो 5 न्यूटन फोर्स पे मूव करे, तो उसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमने बढ़ा दिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ा दी। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम है, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यू कैन से स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहां पे आएगा म्यू एस आ जाएगा ना, तो यहां पे म्यू एस को क्या बोलेगा हम लोग, जैसे यहां पे म्यू क्या आपने लिया था कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वैसे ही म्यू एस क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सो अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला स्टैटिक फ्रिक्शन का, इज दैट क्लियर, या आप उसके हिसाब से लेना है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, क्वेश्चन में पूछते हैं ना व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये क्या होगा, एफ एस मैक्स को क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और limiting friction to the normal reaction of that body on which this friction force is acting, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन होगा। अब हमें क्या करना है, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन ना हम स्टैटिक फ्रिक्शन के बेसिस पे ही डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये क्या होता है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप तभी डिफाइन कर सकते हो जब ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव, है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव, मतलब ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया है, अब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मतलब कब होगा, किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करेगा, जब ना फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा, या जब फ्रिक्शन की वैल्यू ना लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होगी, तब ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। तो यहां पे होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की स्टोरी आप देख रहे हो कि क्या है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में हमने इमेजिन कर लिया कि ये अभी आप प्लेटफॉर्म ले लो, इस प्लेटफॉर्म पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये हमने ले लिया ऑब्जेक्ट, तो जैसा हमको स्टोरी पता है उसके हिसाब से चीजें आगे वेरी सिंपल, कि आप मान लो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है, तो ये क्या हो गया, एफ अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन हो गया, करेक्ट। एंड आपको बताना है ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव, ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव, ठीक है, ऑब्जेक्ट ना जस्ट मूव होने वाला है, अगर थोड़ा सा हमने एफर्ट डाला तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तो इस केस में क्या हो गया कि जो फ्रिक्शन एक्ट होगा ना, दैट विल एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट होगा, बट ये फ्रिक्शन का नाम क्या होगा, ये होगा स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, जिसका नाम होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या नोटेशन था, लिमिटिंग फ्रिक्शन का नोटेशन है एफ एल, कोई इश्यू नहीं। और जो दूसरा पॉइंट हमको समझ में आता है वो है नॉर्मल रिएक्शन, एक्चुअली हमको सेंटर से ड्रॉ करना, बट कोई इश्यू नहीं, डायग्राम अच्छा दिखे इसके लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। या नहीं तो आप ये काम करो, ये ना स्टैटिक फ्रिक्शन को आप ऐसे लिया, तो आप क्या करो, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन को आप एरो ऐसे ड्रॉ कर दो, दैट विल बी बेटर, है ना, ये ऐसे, करेक्ट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा, तो ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही हो गया, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये होगा एफ एस मैक्स हो गया, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेंगे तो सब बेटर हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ द बॉडी, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया।
अभी क्या बोल रहे हैं ना, इन दोनों के वजह से आपको एक रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। वो रिजल्टेंट फोर्स कहां मिलेगा? द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इन बिटवीन, ये यहां पे मिला, करेक्ट। सो ये क्या है? ये है रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट ऑफ किसका हो गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हो या बोल सकते हो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है? उनका रिजल्टेंट है, ठीक है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उन चीजों को भी देख लेंगे हम लोग। तो ये एक वैल्यू हो गया। मान लो इसका मुझे बताना है तो मैं बताऊंगा इट्स अ रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। अब इनका ना अगर आपको रिजल्टेंट लेना है तो रिजल्टेंट कैसे लोगे आप? इसका रिजल्टेंट मतलब यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पे ये कंपोनेंट उसके जो होंगे, तो ये उनके बेसिकली कंपोनेंट की वैल्यूज है। तो अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वाला है और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वाला हो गया है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे आप डिफाइन करोगे? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन व्हाट? ये कंपोनेंट, एंगल बिटवीन दिस एंड नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन। अगर मान लो आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करना तो आप कैसे डिफाइन करोगे? सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, उसका रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन, उसके बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। अब उसकी वैल्यू ऑब्टेन करके देखते हैं। तो अगर आप उसकी वैल्यू ऑब्टेन करोगे तो एक कंपोनेंट तो यहां पे ही हो गया एन, जो इसके पैरेलल में कौन सा कंपोनेंट है? व्हाट इज द कंपोनेंट पैरेलल टू दिस? इसका होगा ये एफ एस मैक्स के पैरेलल ये कंपोनेंट, तो क्या होगा? ये एफ एस मैक्स हो गया, क्लियर। सो अगर आपको लेना है आप उसको ओ ले लो, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज द पॉइंट बी, और इस पॉइंट को आप सी ले लो। तो उसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे जिसके वजह से आपको ये कंपोनेंट और ये दोनों कंपोनेंट मिलेगा? तो ये हो गया, ये आपको tan थीटा से दिख रहा है, तो हमने क्या किया यहाँ पे tan थीटा लगा दिया। तो tan थीटा इज इक्वल टू जो ऑपोजिट है वो ए बी हो गया और एडजेसेंट क्या होगा? ओ ए हो गया। तो ऑपोजिट का क्या है वैल्यू? ऑपोजिट का वैल्यू एफ एस मैक्स है, द लिमिटिंग फ्रिक्शन, अपॉन ओ ए का वैल्यू क्या है? ओ ए का वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन, तो ये किसकी वैल्यू? ये tan थीटा की वैल्यू हो गई। अब इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। तो देखो अभी ना प्लेस नहीं है तो मैं ना इस चीज को यहां पे लिख देता हूं, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। तो tan थीटा जैसा अभी तक ना हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, यहां पे देखो ये कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? वो म्यू एस इंटू एन है। चाहिए तो आप ब्रैकेट में साइड में लिख सकते हो ये वाला पॉइंट, है ना। ये मैं यहाँ पे एरो दे दे रहा हूं, बट आप अपने नोट्स में लिख लेना प्लीज। तो ये एन और एन को कैंसिल हो गया, तो ये tan थीटा हो गया। तो tan थीटा जो क्या हो गया? ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आप ना कंसिडर करते हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट इन अ मोशन, ऑब्जेक्ट इज नॉट सेटिंग इनटू मोशन, और उस टाइम पे ना आपको डिटेल दिया हुआ है, मतलब जैसे ये चीजें ना आपको कब आएंगे? जब इंक्लाइन प्लेन वगैरह होगा तब आपको ज्यादा बेटर से समझेगा। अभी फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पे होल्ड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ऊपर और एम्फसाइज करूंगा। बट अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? फिर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, थीटा का वैल्यू का tan इनवर्स ऑफ म्यू एक्स। तो अगर मुझे ना स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसका मैं tan इनवर्स ले लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। सो अब ना जैसे कि अभी जनरली समझने के हिसाब से हम ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा किसी ऑब्जेक्ट का ना स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो अब अगर इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम ध्यान देते हैं तो जैसे तो समझने के हिसाब से है, बाकी कोई ज्यादा कोई इशू नहीं है इसमें। तो आप इमेजिन करो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास का वैल्यू है ना वो हमने ले लिया है 10 kg, ये 10 kg इस ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है। अब मैं रफली वैल्यू को लेना चाहता हूं तो उस हिसाब से आप देख लो, रफली इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड, तो रफ वैल्यूज के हिसाब से मैं आपको देखना है ना। तो ये बोल रहे ना इनके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ना म्यू एस की वैल्यू है वो कितना है? 0.2 है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्लियर। अभी हो गया 10 kg की वैल्यू है, तो आप मान लो कि जो g का वैल्यू है उसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे इफ नीडेड, ठीक है। तो जो हमने फॉर्मूला क्या था, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा या स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू एस इंटू क्या होगा? ये एन हो गया। तो म्यू एस की वैल्यू क्या होगा? वो 0.2 हो गया, और एन का वैल्यू क्या होता था? इसको मैं वापस से म्यू एस एन की वैल्यू क्या होगी? mg ना, क्योंकि क्या होता है जो वेट
डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है उसी के इक्विवेलेंट क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन विल बी एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो नॉर्मल डायरेक्शन इसके इक्वल होगा, वेट के इक्वल होगा, वेट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या होगा, म्यू एस का वैल्यू वैसे रहेगा, ये एम जी हो गया, तो ये 0.2 हो गया। एम की वैल्यू क्या हो गई, तो एम की वैल्यू जो हो गई वो हो गया आपका मास कितना है 10 kg, तो जी का वैल्यू कितना हो गया, वो भी 10 है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये कितना हो गया 100 हो गया, इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो ये हो गया 20 न्यूटन। अब ना एक और पॉइंट है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ये होगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, इट्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या आप उसको ना लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कंसिडर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ना, ये क्या बताता है कि इतना फोर्स, अगर आप इतने फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच विल अपोज द मोशन ऑफ बॉडी। मतलब जो रिलेटिव मोशन है बॉडी का वो इतने फोर्स से क्या होगा, अपोज होगा, जब आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हो ऑब्जेक्ट के ऊपर उस वक्त। सो आई होप कि ये आपको फ्रिक्शन वाली बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम ना फ्रिक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में इन द सेंस हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बेटर हो जाए। आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।